हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैथ की प्रिपरेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ की पेडागोजी और मैथ की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो हम आज कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर मैथ का जो रिवीजन है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं पेडागोजी वाली वीडियो जो हूँ अलग लेकर आई हूँ। इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, गैसिंग क्वेश्चंस हैं और कुछ जो है रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है। तो गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, इसको बोला जाता है अंकगणित। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंकगणित। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर की बात हो रही है, अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही है, तो इसको बोला जाता है प्रदर्शन विधि। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दे रखा है। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, क्या देखा जाए कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की जो विधि होती है वो देखा जाए कि बालक किस प्रकार से परिवर्तन व्यवहार में कर रहा है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है जैकब एल मोरानो का संबंध किस विधि से है। तो किस विधि से है इनका संबंध, समाज मिति विधि से इनका संबंध है। नेक्स्ट दिया है समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो क्या समस्या समाधान विधि का सोपान होता है, उसका अर्थ क्या होता है, जब हम समस्या का समाधान कर रहे होते हैं अर्थात उसका निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं, समस्या को हल कर रहे होते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है गणित विषय की क्या विशेषता होती है। तो गणित की क्या विशेषता होती है, तर्कपूर्णता होती है, उसमें परिणामों में निश्चितता होती है और शुद्धता होती है। तो ये गणित की विशेषता होती है। ये वन लाइनर है, उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पर भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ दिया है चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने वाला कौन सा विषय होता है, ये होता है गणित। गणित के द्वारा ही हमारी क्या होती है, तर्क क्षमता बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। बिना तर्क के गणित में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, ये किया था ब्लूम ने। इसके लिए इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी भी दी थी। यहाँ पर राइट आंसर ब्लूम हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है किसका अंग नहीं है, बुद्धि का एक अंग नहीं है। यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिया है क्या, यहाँ दे रखा है संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, विश्लेषण विधि से पहले प्रयुक्त होती है। तो जी नहीं, विश्लेषण विधि के बाद संश्लेषण विधि प्रयुक्त होती है। विश्लेषण विधि में जो विश्लेषण कर लिया गया होता है उसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। इस पर कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। तो प्रयोजना विधि में क्या होता है, मूल्यों की बात नहीं की जाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मूल्य। आगे दिया है नेक्स्ट में, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण करना। ये दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत बनाया जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, उसके लिए हमें उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं और शिक्षण विधियाँ हम कौन सी प्रयोग करेंगे उसके बारे में हमें बताना पड़ता है, उनका निर्माण करना पड़ता है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि का क्या उपयोग होता है, सूत्र का प्रयोग करना जो है निगमन विधि का उपयोग होता है। निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में होता है ये कि सबसे पहले बच्चों को सूत्र बता दिए जाते हैं। कोई भी अगर उन्हें समस्या समाधान करनी है तो उसके लिए पहले उन्हें सूत्र बताए जाते हैं, उसके बाद समस्या को समाधान किया जाता है। नेक्स्ट में दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण का सूत्र आधारित है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, तो कहाँ पर जा रहे हैं, ये जाते हैं निगमन विधि में, जो मैंने आपको बताया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ बात की जा रही है विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी शिक्षण विधि आधारित होती है, ये होती है आगमन विधि। इसमें पहले क्या किया जाता है, इसमें आगमन का मतलब होता है उदाहरण, अर्थात पहले चीज़ों के उदाहरण समझा दिए जाते हैं और बच्चा क्या करता है फिर अपने हिसाब से समस्या का समाधान करता है और उसके लिए अपने नियम भी बना सकता है। जरूरी नहीं कि जो टीचर उसे नियम बताता है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग करे। आगमन विधि का मतलब ही ये होता है कि बच्चा जो है स्वयं भी अभ्यास और त्रुटि द्वारा ऐसे नियम निकाल सकता है जिससे वह समस्या का निदान कर सके, समस्या को सोल्व कर सके। तो इसमें पहले क्या होता है, उदाहरण बताए जाते हैं बच्चों को, और जब उन्हें लग जाता है, उदाहरण समझ आ जाते हैं, तब उनको क्या बताया जाता है, तब उन्हें नियम बताए जाते हैं। तो इसमें होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं या स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं।
तो यहाँ पर जो विधि है वो है आगमन विधि। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दे रखा है, तो गणित का जो सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है अंतर संबंध कहलाता है। तो किसके साथ होता है, विज्ञान और गणित जो है एक दूसरे से संबंधित है, तो विज्ञान के साथ होता है। यहाँ पर दिया है, यह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं। एक शिक्षक ने क्या किया, कक्षा में गणित पढ़ाया और उसके उद्देश्य की प्राप्ति भी हो गई, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है शिक्षण के उद्देश्य। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र का निर्माण जो उसके आधारशिला होती है उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। अर्थात मूल्यांकन के लिए जो कुछ प्रश्न तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रहा है। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत व कितने कालांशी व किन किन दिनों में पढ़ाना है। तो यह क्या होता है, कौन सी विधि होती है, ये होती है इकाई योजना विधि। अर्थात क्या होता है, पूरी यूनिट की क्या बना ली जाती है, एक योजना बना ली जाती है कि किस कालांश में, कौन से पीरियड में और कौन सा विषय और कितने टॉपिक उसके पढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये पूरी यूनिट की विधि बना ली जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इकाई योजना विधि। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया हुआ है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। आगे आ जाते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। क्योंकि ये वैध होते हैं इसलिए इनकी सर्वाधिक विशेषता को वैध माना जाता है। कहा है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, मनोरंजन एवं खेल संबंधित, जिससे बच्चे खेल खेल में इजीली सीख पाएँ और उनकी रुचि जो है वो बढ़े। अगर बच्चों की रुचि रहेगी, बच्चों में इंटरेस्ट होता है खेलों के लिए, तो वैसा ही वो क्या करेंगे, शिक्षण में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है, क्रियात्मक गणित का महत्व कैसा होता है। तो क्रियात्मक गणित का महत्व क्या होता है, क्रिया करना अर्थात करके सीखना, स्वयं से करना, तो ये होता है क्रियात्मक गणित। यहाँ पर दिया है अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। तो बात हो रही है अंकगणित की, अर्थात सबसे पहले गणना की जा रही है और सबसे प्राचीन गणित जो माना जाता है वो भी अंकगणित माना जाता है। तो इसमें कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है, विश्लेषण विधि। और विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, विश्लेषण विधि में होता है चीज़ों को टुकड़ों में बांटा जाता है, जो भी समस्या मिल जाती है उसको टुकड़ों में बांटा जाता है और उसको पार्ट में करके सोल्व किया जाता है, जो ईजिली बच्चे जो हैं सोल्व कर पाते हैं। इसकी प्रोसेस थोड़ी लेंथी होती है पर ये समस्या समाधान करने के लिए अच्छी विधि होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है विश्लेषण विधि। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो कक्षा शिक्षण में कौन सा उद्देश्य अध्यापक प्राप्त कर लेता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गणित में समस्या समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है रट लेना। आप गणित में रट नहीं सकते हैं कोई भी चीज़ें, अभ्यास के दौरान बार बार करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं पर जो है उनको रट नहीं सकते। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या है। आंकड़ों का जो प्रबंधन है ये परिचय देने का उपयुक्त समय है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। गणित की प्रक्रिया कैसी नहीं है, रटना अर्थात कंठस्थ करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। तो गणित की कक्षा कक्ष में किसको महत्व दिया जाता है, गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्कों पर विशेष जोर दिया जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ है, NCF 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ हो जाता है, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना, ये महत्वाकांक्षी के लिए अच्छा आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें बतानी है। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अभाज्य संख्या का क्या रूल होता है, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटें, किसी अन्य संख्या से ना कटें या किसी तीसरी संख्या से ना काटी जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य। तो 2 जो है वो 1 से भी कटता है और स्वयं 2 से भी कट जाएगा, पर तीसरी किसी और अन्य संख्या से नहीं कटता, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाती है। कहीं आप इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2 एक सम संख्या है, तो 2 एक सम संख्या भी है पर ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है हमारी 1।
संख्याएं जो हमारी मानी जाती हैं प्राकृत में कैसे मानी जाती हैं, 1 2 3 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दे रखा है उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है। बड़ी कक्षाओं में अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि ज़्यादा लाभदायक है। यहाँ पर निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे, बच्चों का सिलेबस भी काफ़ी हो जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो खुद से समझने लगते हैं, तो उन्हें ज़्यादा उदाहरणों की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले उन्हें क्या किया जाता है, नियम और सूत्र बता दिए जाते हैं जिसके आधार पर वो है समस्याओं को वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होता है, यहाँ पर फॉलो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे जाते हैं निगमन विधि के द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है निगमन विधि। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दे रखा है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है। तो गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा जो है वो अंकगणित है। नेक्स्ट में दिया है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। छोटी कक्षाओं में कौन सी विधि उपयोग की जाती है, यहाँ पर आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बच्चों को क्या किया जाता है, उनको पहले बताए जाते हैं उदाहरण दिए जाते हैं, दैनिक जीवन के उदाहरण, आसपास के उदाहरण, और उनको उदाहरण देकर समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए उनको आयत ही पढ़ाना है तो माचिस की डिब्बी दिखाकर आप कह सकते हैं कि ये कैसी है और इसकी भुजाएं कैसी हैं, आमने सामने से कैसी दिखती है। तो बच्चे जो हैं उदाहरण के थ्रू जल्दी समझ जाएंगे और फिर आप उनको समस्या समाधान करा सकते हैं। यहाँ पर विशेष से सामान्य की ओर सूत्र का पालन किया जाता है, अर्थात पहले उदाहरण और उसके बाद उसके नियम। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या दिया है, यहाँ दिया है आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। तो मैंने अभी बताया है आपको, आगमन विधि जो है विशिष्ट से सामान्य के शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। इसका क्या सिद्धांत होता है, अर्थात खोज विधि भी इसको बोला जाता है। इसमें स्वयं से खोज कर सीखा जाता है, स्वयं करके सीखना जो है ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। तो बैन हीले के विकास में जो स्तर दिए हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 5 स्तर होते हैं। तो कौन सा स्तर उनमें है, यहाँ पर देख लेते हैं। ज्यामितीय चिंतन है, भिन्न है, संख्या की संकल्पना है, या स्थानीय मान है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ज्यामितीय चिंतन जो होता है ये बैन हीले के स्तर की ओर, विकास के स्तर की ओर संकेत करता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या दिया है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह कौन सी विधि है। होती है आगमन विधि। अर्थात क्या होता है, गणित जब हम शिक्षण करते हैं उस दौरान हम अगर आगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है दीर्घकालिक होता है और बच्चा जो है उसको कभी नहीं भूलता है। तो आगमन विधि इसके लिए प्रयुक्त होती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं। तो पूर्व दर्शित अर्थात जिसका लक्ष्य पूर्व से निर्धारित किया जाता है उसके लिए कौन सी क्रिया की जाती है, इसको क्या कहते हैं, विधि कहते हैं, युक्ति कहते हैं, प्रविधि कहते हैं, उद्देश्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य इसे कहते हैं। लक्ष्यों के निर्धारण के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, उद्देश्य बनाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दे रखा है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। तो ये छोटे बच्चों की, तो उनके लिए कौन सा तरीका सही है, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। सबसे सुटेबल विधि है वो है फ्रोबेल की विधि, मनोरंजन एवं खेल संबंधी विधि। बच्चों को खेल खेल में सिखाना गणित पढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है, और वो भी प्राइमरी लेवल पर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। बात की जा रही है एबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो एबेकस का प्रयोग किया जा रहा है और इसका प्रयोग किस शिक्षण के लिए प्रभावी होता है, गिनती सिखाने के लिए, लिखना सिखाने के लिए, वाचन या हस्तलेखन के लिए। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। एबेकस का प्रयोग जो है पहले टाइम से ही किया जाता है गिनती सिखाने के लिए। एबेकस का योग गिनतियों से अलावा जोड़ घटाव में भी किया जाता है। सिंपल जोड़ घटाना भी उसके द्वारा बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गिनती सिखाने में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो गणित की कौन सी विधि होती है जिसमें हम सूत्रों और नियमों की सहायता लेते हैं। संश्लेषण विधि नहीं है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के बाद प्रयुक्त की जाती है और ये रेखा गणित में प्रयोग की जाती है, तो ये नहीं। विश्लेषण विधि किसी समस्या को टुकड़ों में बांटकर करना, ये भी नहीं। आगमन विधि पहले उदाहरण और उसके बाद क्या करते हैं, नियम। और यहाँ पर बात हो रही है कि पहले नियम और उसके बाद हम आगे सीखते हैं। तो यहाँ पर ये बात होती है निगमन विधि में सबसे पहले सूत्र और नियम बताए जाते हैं और उसके बाद समस्या का समाधान किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है क्या, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षा होती है उसकी ज़रूरत किसको होती है, यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। मंदबुद्धि बच्चों को, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या इन सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किसको होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा।
मंदबुद्धि बच्चों को भी उपचार की आवश्यकता होती है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो इजीली समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए भी और सामान्य बच्चों को भी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात सामान्य बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी सीख जाएंगे या वो गलती नहीं करते हैं। समस्या समाधान उनके लिए भी जरूरी है, उन्हें भी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। गलती सभी बच्चे कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसी सामान्य बच्चों के लिए, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, दिया हुआ है गणित की भाषा में निम्न में से किस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का या गणितीय संख्याओं का, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। और इन्होंने पूछा है नहीं किया जाता है, तो हमें निगेटिव मैच करता आंसर देखना है। तो अर्थात इनमें से कोई आंसर जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। गणित के प्रक्रम इनमें से कौन से नहीं है, मान दर्शन की बात हो रही है, कंठस्थ करना, आकलन करना या पक्षांतरण करना। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। मान दर्शन भी गणित में किया जाता है, आकलन किया जाता है, पक्षांतरण पर गणित में कंठस्थ का काम नहीं किया जाता। यहाँ पर रटकर कार्य नहीं किया जा सकता, अभ्यास के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ना कि रटकर या कंठस्थ करके। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है, गणित सभी विज्ञानों एवं द्वार की कुंजी है। तो यह कथन किसका है, रोजर बेकन का है, हैमिल्टन का है, प्लेटो है या रसेल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा रोजर बेकन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। कौन सा गणित का प्रश्न हल करने का कौशल है, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। रटने की बात आएगी तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। विवेचना करना, चर का प्रयोग करना या प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षा करना या चित्रांकन करना। तो कंठस्थ आ गया, रटना आ गया, ये गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है प्रयत्न, त्रुटि विधि, चित्रांकन या कंठस्थ करना। तो इसमें भी कंठस्थ आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर है कौन सा है, यहाँ पर राइट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी, विवेचना करना, चरों का प्रयोग करना और प्रतिरूपों को देखना। ये गणित के लिखित समस्याओं में प्रयुक्त किए जाने वाले कौशल हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या कहा गया है कि वो चतुर्भुज को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करें। तो ये शिक्षार्थी वैन हिले के ज्यामितीय विचार के कौन से स्तर पर हैं, हमें ये बताना है। तो कौन से स्तर पर हैं ये बच्चे, वर्गीकरण है वो कब किया जाता है, जब चीज़ों का विश्लेषण होता है। ये आ जाता है हमारा कौन से स्तर पर, ये स्तर नंबर 1 होता है। स्तर कहाँ से शुरू होते हैं, 5 स्तर हैं, पर ये 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, उसके बाद आ जाता है 2, 3 और ये आ जाता है 4 तक जाते हैं 0 से स्टार्ट होकर। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इनके स्तर जो है कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं। तो 0 से शुरू होकर 4 तक जाते हैं। तो यहाँ पर 5 स्तर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये इसमें 0 भी ऐड कर लिया जाएगा। तो 0 से लेकर 4 तक जाते हैं तो 5 स्तर होते हैं। पहला कौन सा होता है, चाक्षुषीकरण। दूसरा होता है कौन सा, विश्लेषण। फिर होता है अनौपचारिक या अमूर्त, और फिर आ जाता है उसके बाद औपचारिक या निगमन विधि या निगमन, और उसके बाद आता है दृढ़ता। तो यहाँ पर ये 5 स्तर माने गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर राइट है। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हमने मैथ की पैडागोजी कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है, पैडागोजी के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, साथ ही हमने इसमें प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों का भी प्रयोग कर लिया है, उन क्वेश्चनों को भी कर लिया है। मैथ की जो पैडागोजी है उसको कर पाएंगे।